माधव जी, शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपकी पार्टी की ही बात करते हैं। आरएलएसपी को लेकर बहुत सारे सवाल हाल फिलहाल में उठे हैं। पिछले कुछ दिनों में अगर हम देख रहे हैं तो लगातार ऐसा लग रहा है कि आरएलएसपी एक बड़ा संगठन नहीं बन पा रहा है। आरएलएसपी के साथ बहुत ज्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी लगातार बातें हो रही हैं कि आरएलएसपी में टूट भी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या वजह है इसके पीछे? नहीं अभिषेक जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आरएलएसपी का संगठन तो बहुत मजबूत संगठन है। और जो हम लोग का कैडर है वो बिहार में सबको पता है कि कैडर जो है तो पूरी तरह इंटैक्ट है। कुछ लोग चुनाव के वक्त में दल बदल करते हैं, एक नॉर्मल सी बात है। उसमें स्वाभाविक एक प्रक्रिया भी है। चाहे कोई भी बड़ी पार्टी की बात कर लें या छोटी पार्टी की बात कर लें, हर जगह जो है सो लोग इधर उधर जाते हैं। लेकिन जो संगठन है, जो अपने कार्यकर्ता है, वो सब जो है हम लोग का इंटैक्ट है। और बिहार से जुड़े हुए मुद्दे को हम लोग हमेशा से उठाते आए हैं और डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। और चाहते भी हैं कि बिहार का जो इस बार का चुनाव हो उसमें सिर्फ अगर डिस्कशन हो तो डेवलपमेंट ही एक मुद्दा हो और उस पर चर्चा हो और पूरा चुनाव जो है तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि ऐसे लोग आदतन होते हैं जो चुनावी मौसम में अपना रुख बदलने लगते हैं, पाला बदलने लगते हैं? निश्चित रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई अपनी विचारधारा नहीं होता है, जो पार्टी के नीतियों में विश्वास नहीं रखते हैं, सिर्फ व्यक्तिगत अपना स्वार्थ देखते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति चुनाव के वक्त में दल बदल करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति की अपनी अगर व्यक्तिगत सोच है, पार्टी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, उसकी नीति में विश्वास रखता है, अपने नेता में विश्वास रखता है, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसा सिचुएशन आ जाए वो लोग पार्टी के साथ हमेशा जो है सो बने रहते हैं और उसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बहुत कम लोग सियासत में ऐसे होते हैं जो बहुत खुलकर अपनी बात रखते हैं, बहुत मुखर होते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। उन्हें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या विरोधी क्या कहते हैं। मैं आपकी सिर्फ पार्टी की बात नहीं करूंगा, पूरे महागठबंधन, पूरे कुनबे की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि माधव आनंद उन चंद नेताओं में से हैं जो बहुत स्पष्ट बोलते हैं और बेबाक बोल जाते हैं। वो लाग लपेट और बहुत घुमा फिराकर बात करने के लिए नहीं जाने जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके विरोधी भी ये मानते होंगे कि माधव आनंद जी खुलकर बोलते हैं। मुझे एक बात बताइए कि आपने ये बात खुद माना था और स्वीकार किया था कि मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, जीतन राम मांझी का जाना बहुत बड़ा झटका है हमारे लिए, वाकई नुकसान है। तो क्यों नहीं जीतन राम मांझी को बाकी जो दल हैं आपके गठबंधन में वो समझ पाए? क्यों नहीं उन्हें लगा कि नहीं, जीतन राम मांझी को रोकना चाहिए, प्रयास करना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है अभिषेक जी कि हम लोगों ने कोशिश नहीं की। जब वो छोड़े भी तो मैंने भी आधिकारिक रूप से बयान दिया था कि मांझी जी को पुनर्विचार करना चाहिए। जहां हैं निश्चित रूप से उनकी जो कुछ मांगे हैं उनकी मांगे जो है माननी चाहिए थी, चाहे किसी भी कारणवश जो है सो नहीं मानी गई। और हम लोगों ने भी समर्थन किया था कि चाहे कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो या तमाम अन्य मुद्दों की बात हो, वो बननी चाहिए। लेकिन अब चुनाव का वक्त बहुत नजदीक आ गया और संभव नहीं हो सका कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। तो मुझे लगता है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी को मुद्दा बनाकर अगर कोई गठबंधन आप तोड़ते हैं और नए गठबंधन में जुड़ते हैं तो जनता भी उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर कोई बड़ा मुद्दा हो तो निश्चित रूप से जनता भी उस चीज को समझेगी, परखेगी कि हाँ, कि इनके मुद्दे जो है जायज मुद्दे हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, इसलिए मैं महागठबंधन छोड़ रहा हूं। ये भी लगता है कि मुझे भी नहीं उचित लग रहा है और बिहार की जनता भी डाइजेस्ट करेगी कि नहीं करेगी, किस रूप में लेगी, वो तो आने वाले वक्त में जब बिहार विधानसभा चुनाव का जब परिणाम आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है आपके हिसाब से कि जिस मुद्दे को लेकर गठबंधन में कोई गठबंधन छोड़ने का या गठबंधन को तोड़ने का फैसला करे? क्या आप बड़े नेताओं की, सीनियर लीडर्स की अनदेखी, उनको नजरअंदाज करना, उनके साथ विचार विमर्श नहीं करना, बात नहीं करना, क्या एक बड़ा मुद्दा हो सकता है? मुझे नहीं लगता है कि कोई अनदेखी की बात है। जब तक वो महागठबंधन में थे सब लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दिया। ऐसी बात नहीं थी कि हम लोगों से भी मुलाकात होती थी, दिल्ली में भी, पटना में भी सब लोग एक दूसरे से मिलते भी थे। कांग्रेस से भी कई बार उनकी मुलाकात हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं सम्मान में कहीं कमी रह गई। अब हर पार्टी की अपनी नीति होती है। अच्छी बात कही कि कांग्रेस से उनकी मुलाकात हुई थी, बल्कि कांग्रेस नहीं, मैं कहूंगा कि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हो या कांग्रेस हो या विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी हो, इन सबकी बैठकें, इन सबकी बातचीत तो होती रही, लेकिन उसमें आरजेडी कभी सम्मिलित नहीं हुई, आरजेडी कभी शामिल नहीं हुई। तो जो सबसे बड़ा घटक है इस गठबंधन का, अगर वो किसी पार्टी के साथ बातचीत करने में परहेज करता है तो एक संवादहीनता की स्थिति पैदा होती है।
नहीं अभिषेक जी, कई मौके ऐसे आए हैं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिनिधि भी थे। आपको याद होगा जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी भी अपने पार्टी के तरफ से थे, मांझी जी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, कांग्रेस के भी लोग थे। उसके बाद भी एक दो मीटिंग हुई है जिसमें मनोज झा भी थे। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा। हाँ, कई ऐसे मौके आए जिसमें वीआईपी पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और मांझी जी की पार्टी, हम सब लोग मिले। ठीक है, वो जरूरी भी है कि 3 क्षेत्रीय दल थे, मिलने का पर्पस यही था कि महागठबंधन में सब कुछ जल्द से जल्द जैसे ऑल इज वेल हो जाए, सीट शेयरिंग की बात हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात हो, कि एक अच्छा मैसेज बिहार की जनता में जाएगा कि हम लोगों के बीच कोई कलह नहीं है, हम लोग के बीच कोई विवाद का नहीं है। अगर हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि बिहार को जो समस्याओं से ग्रसित प्रदेश बन गया है उससे कैसे उसको जो है निकाला जा सके, तो पर्पस ये था। उसमें कुछ आंशिक सफलता भी मिली और अभी भी हम लोग लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है, कुनबा बड़ा है, गठबंधन बड़ा है, अब तो वाम दल भी इसमें आ गए हैं। तो स्वाभाविक है जब इतने सारे लोग, इतने सारे परिवार में लोग रहेंगे तो थोड़ी बहुत टेक्निकल कठिनाइयां, व्यवहारिक कठिनाइयां आती है। अभी अभिषेक जी इस चीज को मानेंगे। बिल्कुल, ये उदाहरण दिया जाता है कि एक गिलास में आधा अगर पानी भरा हुआ है तो कुछ लोग उसे आधा भरा देखते हैं और कुछ आधा खाली देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं। आंकड़ों की बात करते हैं तो जो अलग अलग एजेंसीज से आंकड़े आते हैं या भारत सरकार के आंकड़े होते हैं, उसको ही बिहार सरकार कोट करती है और कहती है कि बिहार जो है वो काफी अच्छी तरक्की कर रहा है, बिहार में क्राइम बहुत कम है, बिहार में गरीबी कम है, बिहार में बेरोजगारी कम है। वो लेकिन विपक्ष उन्हीं आंकड़ों को अपने नजरिए से देखता है और वो उसमें से बातें वो निकालता है कि नहीं, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, डेवलपमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, क्राइम का ग्राफ बढ़ा है लगातार। तो ये सारी चीजों को देखने के बाद जब आप चुनाव में जाएंगे तो किस तरीके से अपनी बात को रखेंगे और क्या मुद्दे आपके हिसाब से हो सकते हैं चुनाव में? अभिषेक जी, एक युवा होने के नाते आपसे भी कई बार मेरी चर्चा होती रहती है और मैं हमेशा जो कहता हूं कि वो डेवलपमेंट, विकास की बात होनी चाहिए। बाकी बातें जो है चुनाव के वक्त में डिस्कशन में लाना भी बेमानी मुझे लगता है और जनता के साथ धोखा ही होगा अगर हम लोग विकास की बात को न करें और तमाम अन्य मुद्दे को हावी होने दें। जहां तक अब डेवलपमेंट की बात है, देखिए मेरे में वो क्षमता है, मैं हमेशा से कहा हूं कि बिहार सरकार ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। कोई व्यक्ति ये डिनाई नहीं कर सकता है कि 15 सालों में ऐसा नहीं है कि बिहार में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, चाहे वो ऊर्जा के क्षेत्र में हो, रोड के क्षेत्र में हो और तमाम पर्यावरण के क्षेत्र में हो, हर जगह डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां बिहार सरकार को सोचने की आवश्यकता है। जैसे रोजगार सृजन की बात मैं करता हूं, औद्योगिकीकरण की बात करता हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता हूं, उद्योग व्यवस्था बिहार में लगे, पलायन कैसे रुकेगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, ये तमाम बिंदु ऐसे हैं, मुझे लगता है इससे किसी भी, चाहे वो सत्ताधारी दल ही क्यों ना हो या विपक्ष ही क्यों ना हो, सब इस बात से सहमत हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है आज के डेट में उसका जो स्तर है काफी नीचे चला गया और तमाम रिपोर्टें भी बताने का काम करती हैं। नीति आयोग का ही रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। उसी तरह पलायन बिहार में एक अहम समस्या है। इस समस्या को एनडीए की सरकार, जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चल रहा है, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इस कोरोना पेंडेमिक में लगभग 35-40 लाख लोगों की घर वापसी हुई, आपने देखा, हम सब लोगों ने देखा। काफी जो है संघर्ष के बाद इन लोगों की घर वापसी हुई। पहले तो वापसी के लिए ही बिहार सरकार तैयार नहीं थी कि वापसी कैसे करेंगे, दिक्कत हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी। खैर एनीवे बिहार सरकार ने माना, इन लोगों की वापसी हुई। इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया था कि आपको अब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपकी जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, उस योग्यता के अकॉर्डिंग आपको बिहार में रोजगार सरकार मुहैया कराएगी। लेकिन आज स्थिति क्या है अभिषेक जी, आप देखिए बस भर भर के लोग जैसे दूसरे प्रदेशों में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में जो है रोजगार सृजन पे काम नहीं हुआ, बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगी है। यानी जब हम लोग स्किल लेबर की बात करते हैं और अनस्किल लेबर की बात करते हैं, चुनाव के वक्त में सत्ताधारी दल या विपक्षी पार्टियां तमाम बड़े बड़े जो है सो दावे करते हैं। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले ही माननीय जेपी नड्डा जी दरभंगा मिथिलांचल की इनको याद आती है, जहां मखाना उत्पादकों से मिलते हैं, मछली उत्पादकों से मिलते हैं, लीची उत्पादकों से जैसे मुजफ्फरपुर में मिलने का काम करते हैं, मधुबनी पेंटिंग की बात करते हैं। लेकिन अभिषेक जी, मिथिलांचल की क्या स्थिति है
इस सब से हम सब लोग अवगत है। क्या मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग आज से फेमस है, लेकिन मधुबनी पेंटिंग को कैसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, लेकिन कैसे उनसे उससे जुड़े हुए जी, अगर केंद्र सरकार भी कोई योजना लेकर आती है और उससे बिहार के क्षेत्र को, खासतौर पर बिहार प्रदेश को बहुत फायदा होता है, तो मुझे लगता है कि वो भी बिहार सरकार के पक्ष में ही तो जाएगा। अभी केंद्र सरकार जो मत्स्य संपदा योजना लेकर आ रही है, वो कह रही है देश के इतिहास में इतना ज्यादा इस सेक्टर पर कभी खर्च करने की बात नहीं हुई है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। देखिए, मत्स्य संपदा की जहां तक बात है, बिहार में अपार संभावनाएं हैं। खासकर मिथिलांचल एरिया की ही बात कर लीजिए तो वहां मत्स्य उत्पादन में हमेशा से आगे रहा, अग्रणी रहा है। तो जहां तक आपने बात कही कि केंद्र सरकार की जितनी परियोजनाएं, केंद्र सरकार की परियोजनाएं हर राज्यों को मिलता है, हर राज्यों को उसका लाभ मिलता है। बिहार की भौगोलिक क्षमता जो है उससे हम सब लोग परिचित हैं। सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, आय कम है, खर्चा ज्यादा है। इसलिए बार बार जो हम लोग कहते हैं आए हैं अर्थशास्त्री होने के नाते, दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के कि बिहार को एक विशेष आर्थिक पैकेज की जरूरत है। अगर विशेष राज्य का आप दर्जा नहीं दे सकते हैं, जो आप एनडीए के लोग कहते हैं कि कांग्रेस के टाइम में ही संशोधन हो चुका है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, तो विशेष आर्थिक पैकेज में तो कोई कठिनाई नहीं है। क्योंकि राजनीति में कहते हैं कई बार राजनीति का स्तर बहुत गिर जाता है और आरोप प्रत्यारोप होते हैं विरोधियों पर, लेकिन खैर उसको एक तरफ करते हैं। हाँ, शिक्षा को लेकर जरूर बात होती है, क्योंकि सियासत में, राजनीति में आने के लिए शिक्षा का कोई मापदंड तय नहीं किया गया है कि कितना शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन विरोधी एक दूसरे पर हमला करते हैं उनकी शिक्षा को लेकर। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई ऐसा शख्स सियासत में हो जिसको बाकी दूसरे विषयों की भी समझ हो। आप एक अर्थशास्त्री के तौर पर भी काम करते रहे हैं और देश की जो आर्थिक स्थिति है, देश में व्यापार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जा सकता है, इस पर भी आप बात। क्या आपको लगता है कि बिहार में रेवेन्यू जनरेशन का एक बहुत बढ़िया विकल्प, एक बहुत अच्छा सेक्टर, दुनिया के तमाम देश जो विकसित देश हैं उसमें टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत बड़ा योगदान देता है रेवेन्यू जनरेशन में? वो लगता है कि शायद बिहार में वो एक सेक्टर छूट गया। अगर एक दो खास इलाके को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा रेवेन्यू वगैरह बिहार से टूरिज्म सेक्टर से बहुत नहीं आता। आपके बात से मैं अभिषेक जी बहुत सहमत हूं, और बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान बहुत कम हो सकता है। तो जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो आने की क्षमता जिस सेक्टर से है बिहार में, वो है सर्विस सेक्टर, जिसको आप टूरिज्म सेक्टर कह रहे हैं। तो वो जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। टूरिस्ट आपके यहाँ क्यों आएंगे? आपके पास उस तरह की सुविधा होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पास 5 स्टार होटल होना चाहिए। अब पटना की बात छोड़ दें तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिसको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा सकता है। लेकिन कहने कि बिहार सरकार, मैं आरोप बिहार सरकार पे नहीं लगा रहा हूं कि बिहार सरकार ने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन बिहार सरकार के पास सीमित संसाधन हैं। कोई भी नई सरकार बन जाएगी, 2020 में नई सरकार बन जाएगी, उसके लिए भी वही चैलेंज होगा। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि चुनाव में वादे करने बड़े आसान होते हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं पूरी तरह चेंज कर दूंगा। आप कहां से करेंगे? आपको भी सीमित संसाधनों से जूझना पड़ेगा। तो इसीलिए जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार से जब तक एक मुफ्त पैकेज नहीं मिलेगा तब तक बिहार का औद्योगिकरण नहीं हो सकता है। चाहे टूरिज्म सेक्टर की बात करें या फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की बात करें या तमाम अन्य सेक्टर की बात करें। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं अभिषेक जी, अभी वो समय आ गया है बिहार में जहां जापान में या अन्य वियतनाम जैसे कंट्री में 1 विलेज 1 प्रोडक्ट की बात करते हैं। अभी अगर हम लोग 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की भी बात कर लें, जैसे हम सबको पता है कि मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, तो क्यों नहीं मधुबनी को एक सेक्टर के रूप में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है के रूप में अगर हम लोग डेवलप करें और पूरे मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए लोगों को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत एक जगह बसाने का काम करें और उस सेक्टर की प्रॉपर ब्रांडिंग हो, उस प्रोडक्ट की प्रॉपर ब्रांडिंग हो, देखिए कहां से कहां पहुंच जाएंगे लोग। उससे शायद इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो बात हम करते हैं वो भी शायद काफी आसान होगा, मुमकिन होगा। निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपका माल जो है अन्य देशों में जाएगा। आज के डेट में भी मधुबनी पेंटिंग की सप्लाई हर जगह होती है। माननीय प्रधानमंत्री जब सिंगापुर गए थे, आपको याद होगा, वहां मधुबनी पेंटिंग का उन्होंने जिक्र किया था। व्हाइट हाउस में आप जाएंगे यूएस में, वहां भी मधुबनी पेंटिंग लगा हुआ है। लेकिन मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए लोगों की आज आर्थिक स्थिति क्या है, अगर ये देखना हो तो कभी मधुबनी का आप दौरा कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि कैसे लोग अपनी जिंदगी को जी रहे हैं।
तो आखिर ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सरकार के प्रायोरिटी में ये सब नहीं रहा, चाहे जो भी उसके कारण हो। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस बार का जो बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है, उसमें कोई भी गठबंधन, चाहे एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, ये जो समस्याएं हैं, शिक्षा की जो समस्याएं हैं, रोजगार सृजन नहीं हो पाया, औद्योगिकीकरण लेकिन नहीं हो पाया। माधव जी, मुश्किल ये है ना कि जब आप खुद कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने, ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार ने काम नहीं किया है, कुछ चीजें कमी रह गई, तो बिहार सरकार कह सकती है कि 15 साल में हमने पहले उन चीजों को ठीक किया जिसके जरिए विकास हो सकता है। हमने सड़कें ठीक की, अपने बिजली उत्पादन को बढ़ाया, बिहार में हर जगह हर गांव में बिजली पहुंच गई है, अब हम बाकी चीजों पर फोकस करेंगे। तो फिर जनता महागठबंधन को क्यों चुने, यह भी तो सवाल उठता है। अभिषेक जी, जब आप 15 साल से तुलना करेंगे, जब आप 15 साल के समय का आकलन करेंगे, तो क्या 15 साल में सिर्फ आपने बिजली घर घर तक पहुंचा दिया, नेशनल हाईवे बन गया, क्या यही दो चीज हो सकता था? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, बिहार की जनता भी पूछना चाहती है। नहीं तो नीतीश कुमार के एजेंडे में तो सबसे ऊपर महिलाएं होती हैं। वो कहते हैं कि हमने महिला सशक्तिकरण पर काम किया, हमने लड़कियों को स्कूल भेजा और बड़ी संख्या में, ये तो आप भी जानते हैं, आंकड़े भी हैं कि हाँ, महिलाओं की शिक्षा को लेकर नीतीश कुमार ने काम किया। नहीं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता नाम की चीज ही नहीं हो, तो फिर उस शिक्षा का क्या महत्व रह जाता है? हम सब लोगों ने देखा है कि शिक्षा घोटाला किस तरह हुआ है, किस तरह मेरिट घोटाला बिहार में होता है, किस तरह लोगों की यहाँ परीक्षाएं ली जाती है, शिक्षक किस तरह के आए हैं जो नई बहाली हुई है, तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। तो जब तक शिक्षा से ही सारी संभावनाएं, अभिषेक जी, जुड़ी हुई है। लोग अगर शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, योग्यता इनके पास रहेगा, तो देश विदेश में जो वैश्विक स्तर पे तो अपार संभावनाएं हैं। जिन व्यक्ति को बिहार में नहीं रहना है, उनको लगता है कि उनके योग्यता के अकॉर्डिंग जो है वो उनको अवसर बिहार में नहीं मिल सकता है, बाहर जाने की जरूरत है, बाहर जा सकते हैं, लेकिन लोगों को तो योग्य बनाने की तो आवश्यकता है। तो आपकी पार्टी अगर कोई सलाह देती है, आपकी पार्टी कोई सुझाव देती है और उसको नीतीश कुमार कहते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार अगर हम जीत कर आते हैं तो हम इस पर अमल करेंगे, तो क्या आप एनडीए के साथ जाना चाहेंगे? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमने विकास को देखते हुए एनडीए को चुना। देखिए, हम लोग के लिए मुद्दा, अभिषेक जी, जो है ना, जो हम लोग हमेशा से शिक्षा का मुद्दा लेके हम लोग चल रहे हैं, 2017 से आपने देखा होगा, लाठी भी खाया, पीएमसीएच में भी एडमिट हुए। कल भी हम लोग का एक शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम हम लोगों ने पटना में किया, पद यात्रा निकालने की जहां तक बात है, तो तमाम तरह के हम लोगों ने किया। हम लोगों के लिए सत्ता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि सत्ता हासिल करने के लिए ये सब, यानी बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो, बच्चे मेरे शिक्षित हो जाएं, आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो जाए, हम लोग का उद्देश्य वो है। और मुझे लगता है कि कोई भी सरकार, जहां तक महागठबंधन और आपने एनडीए की बात कही, मुझे लगता है कि अभी हम लोग महागठबंधन में हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महागठबंधन में जो हम लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, महागठबंधन उन सारे मुद्दों को लेके चले। और मुझे पूर्ण भरोसा भी है कि महागठबंधन लेके चलेगा और उसके बाद जो नई सरकार बनेगी, उन तमाम मुद्दों को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन जो मुद्दा हम लोग का शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, रोजगार सृजन का मुद्दा है, बिहार में औद्योगिकीकरण का मुद्दा है, वो हम लोग जो है उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए, होता क्या है अभिषेक जी, सरकारें बन जाती है, लोग भूल जाते हैं, रोजगार सृजन पे काम नहीं होता है, औद्योगिकीकरण नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है कहां? सरकार कहेगी कि 2 लाख वैकेंसी है। क्या बिहार की जितनी आबादी है, लगभग 12.5-13 करोड़ बिहार की आबादी है, अगर 1.5 लाख 2 लाख अगर आप सरकारी क्षेत्र में जॉब देते हैं, तो उससे तो सारे युवा जो है, सारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। अगर रोजगार देना है तो आपको प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को आपको इनवाइट करना पड़ेगा। और प्राइवेट सेक्टर जब आएगा तो आपके एक एक पढ़े लिखे हुए युवा, चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, सबको बिहार में रोजगार जो है सो निश्चित रूप से, चलिए, यानी रोजगार एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन माधव जी, सवाल यह है कि आप लोग बैठेंगे नहीं एक साथ, तो चर्चा कैसे करेंगे? अगर आरएलएसपी के कुछ मुद्दे हैं तो आप वो आरजेडी को भी बताएंगे ना, आरजेडी के नेतृत्व को बताएंगे कि ये हमारे मुद्दे हैं और ये सब चुनाव में आपको इसको मैनिफेस्टो में रखना पड़ेगा कि इन मुद्दों पर आप काम करेंगे। सवाल यह है कि जब दूसरे नेता, दूसरी पंक्ति के नेता आपस में बैठकर बात करते हैं तो जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच उतना पॉजिटिव संदेश शायद ना जाए। बड़े नेता बैठते हैं तो बहुत बड़ा संदेश जाता है। जेपी नड्डा, नीतीश कुमार मिल भी लिए, लेकिन आपके नेता तेजस्वी यादव से अब तक नहीं मिले हैं, क्यों नहीं?
अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं है कि जो हम लोग का मुद्दा है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो उठाती आई है वो आरजेडी उस मुद्दे को नहीं उठा रही है, कांग्रेस नहीं उठा रही है। तमाम लोगों के, तमाम जो हम लोग के महागठबंधन के साथी हैं वो भी हम लोगों के बातों से सहमत हैं, और आरजेडी भी शिक्षा की बात करती है, कांग्रेस भी करती है, वामदल भी करता है, तो सब लोग हम लोग मिल के कर रहे हैं। अब जहां तक समावेश की बात है, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, मैनिफेस्टो बनेगा, तो निश्चित रूप से उसमें जो है इन सारे मुद्दों को सम्मिलित करने का हम लोग काम करेंगे। और उसमें मैं कह रहा हूं मुकेश सहनी, मदन मोहन झा, तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, ये लोग साथ कब बैठेंगे, कब सीट शेयरिंग, कब तक लग रहा है कि सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी? देखिए, कोरोना का टाइम है, निश्चित रूप से जितना हो सके हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना है। और जहां तक आपने कहा कि क्यों नहीं बैठते हैं, ठीक है, आप लोगों को लगता है कि कैमरे के सामने नहीं बैठते हैं, लेकिन बातचीत जारी है। ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं कि बातचीत नहीं हो रही है, लगातार बातचीत हो रही है। मैं भी पटना में हूं, लगातार बातचीत हो रही है। तो तमाम जरूरी नहीं है कि आप 1 to 1 बैठ के ही सारा कुछ डिस्कस करना है, बहुत सारे फोन पे भी बात होती है। तो उन सारी मुद्दों पे हम लोग की बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी ही एक अच्छा स्वरूप आपको महागठबंधन का देखने का मिलेगा। बस आखिरी सवाल आपसे जुड़ा हुआ, बहुत संक्षेप में चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी जनता ने आपसे काफी उम्मीदें की थी कि शायद आप चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद आपका रोल जो है वो पार्टी संगठन तक ही सीमित रहा। इस बार माधव आनंद का क्या रोल होगा, क्या करेंगे माधव आनंद इस बार? अभिषेक जी, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के युवा। जिस मकसद से मैं बिहार के राजनीति में आया हूं, और अर्थशास्त्री होने के नाते मैं बिहार को एक विकसित बिहार देखना चाहता हूं, एक आत्मनिर्भर बिहार देखना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे जो भी त्याग करना पड़े मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना वो गठबंधन और पार्टी का जैसा विषय होता है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बिहार का औद्योगिकीकरण हो, बिहार में निवेश आवे, बिहार में कल कारखाने लगे, बिहार के युवा शिक्षित हो, एक युवाओं को बिहार में रोजगार मिले, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और इसी कारण मैं जैसे राजनीति में प्रवेश किया, तो मुझे उम्मीद है कि मेरी जितनी चीजें हैं वो महागठबंधन निश्चित रूप से उसको पूरा करने का काम करेगा। और चुनाव लड़ना न लड़ना ये महागठबंधन और पार्टी का विषय होता है, अभी मैं इस पे बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। चलिए, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको, आपकी पार्टी को, आपके गठबंधन को, कि चुनाव में आप अच्छा करें और आपके जो मुद्दे हैं उन्हें, जो आपका गठबंधन है उसे एड्रेस करें, जनता के बीच जाए उन मुद्दों के साथ, और आपको भी बड़े रोल में हम देख सकें, ऐसी सबको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए माधव आनंद जी। बिहार ई विमर्श में हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बिहार ई विमर्श में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।